हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रेस्पेयर क्लासेस। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम कार्डेटा की क्लासिफिकेशन कंप्लीट करी थी। तो उसमें हमने फाइलम कार्डेटा को पहले कुछ कैरेक्टर्स के बिना पे क्लासिफाई करा था, और उसके बाद उस क्लासिफिकेशन को हमने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ था कि किस तरीके से फाइलम कार्डेटा को हमने डिफरेंट डिविजन्स में क्लासिफाई किया था। तो अगर आपको याद होगा, फाइलम कार्डेटा को हमने तीन सब फाइलाज में डिवाइड करा था। Phylum Tunicata are also known as Urochordata. Number second, Cephalochordata, and number third, Vertebrata. तो वर्टेब्रेटा के कुछ कैरेक्टर्स हमने लिखे थे, जिनमें मेन कैरेक्टर ये था कि उनके लार्वल स्टेज में क्या होता है कि उनमें आपको दिखने को मिलेगा नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं वो रिप्लेस किया जाता है बाय ए बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टेब्रल कॉलम। तो ऑन द बेस ऑफ दैट हमने फिर देखा कुछ और कैरेक्टर्स थे, और उसके बाद हमने फाइलम कार्डेटा को क्लासिफाई करा था इनटू डिफरेंट डिविजन्स या सुपर क्लासेस में उसको क्लासिफाई किया था। और लास्ट में हमने बात करी थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आएंगे तो सबसे पहले हम क्लास साइक्लोस्टोमेटा से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे, इसी बैकड्रॉप में हम सबसे पहले वर्टेब्रेट्स का जो पहला क्लास आता है वो है साइक्लोस्टोमेटा। तो एज यूजुअल हम किसी भी फाइलम की तरह इस वाले क्लास में भी ये सबसे पहले करेंगे कि नाम कहां से आया हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी किसी क्लास, किसी भी फाइलम, सब फाइलम का नाम आता है तो बच्चे वो एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर होता है जो उसका चीफ पिक्यूलियर कैरेक्टर होता है। तो जब हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं तो साइक्लोस्टोमेटा, अगर आप इस नाम को देखेंगे तो बच्चे साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर। साइक्लो मीन्स सर्कुलर एंड स्टोमा मीन्स माउथ। स्टोमा मीन्स माउथ। तो अब अगर मैं लिखूं कि साइक्लोस्टोमेटा जो है, दीज आर द एनिमल्स, ये ऐसे एनिमल्स हैं, दीज आर द एनिमल्स which possess circular mouth। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में कि इनका माउथ कैसा होता है, कहां लोकेटेड होता है। तो सबसे पहले नाम जो हमने बोला साइक्लोस्टोमा का मतलब होता है कि ये ऐसे वर्टेब्रेट्स होंगे, ये ऐसे कॉर्डेट्स होंगे जिनकी बॉडी में जो माउथ होगा वो सर्कुलर इन शेप होगा। क्लियर? चलिएगा बच्चे, मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट। जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं हैबिटेट, तो जब हम हैबिटेट की बात करते हैं, इनका जो हैबिटेट होता है दैट इज मैराइन। ये रहते कहां है? ये मैरीन वाटर में रहते हैं। प्लस हमारी एनसीईआरटी लिखती है एक्टोपैरासाइट्स, दे लिव एज एक्टोपैरासाइट्स ऑफ सम फिशेस। अगर आप इनको देखेंगे इन साइक्लोस्टोमेटा को, तो बच्चे ये आपको मैरीन वाटर के अंदर दिखेंगे और कुछ फिशेस के ऊपर एज पैरासाइट रहता है। तो हमने इसे पहले भी एक जगह पे बात करी थी, पैरासाइट दो टाइप के होते हैं। एक अंदर वाला साइड अगर पैरासाइट रहता होगा तो एंडोपैरासाइट, जैसे हमने एस्केलमेंथीज में बात करी थी, या सॉरी प्लेटहेलमिन्थीज में बात करी थी, टेपवर्म की बात हमने करी थी। उसके बाद टीनिया जिसको हमने पढ़ा था, तो वो एंडोपैरासाइट रहता है, एज एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर वो रहता है। लेकिन जब आप इनको देखेंगे साइक्लोस्टोमेटा को, दे लिव एज एक्टोपैरासाइट्स ऑफ सम मैरीन फिशेस। क्लियर बच्चे? नंबर नेक्स्ट, माउथ की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका। तो माउथ, जब हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ जो होता है, माउथ इज सर्कुलर इन शेप, माउथ इज सर्कुलर इन शेप, माउथ सर्कुलर होता है, दिखने में आपको ये गोल लगेगा, सर्कुलर लगेगा। प्लस किस टाइप का माउथ होता है? प्लस सकिंग टाइप, प्लस सकिंग टाइप माउथ होगा, विदाउट जाज, विदाउट जाज। यानी आपको इनका जो माउथ होता है बच्चे, इनका माउथ आपको सर्कुलर दिखेगा शेप में, आउटलाइन में वो सर्कुलर होगा। किस टाइप का माउथ है? बाइटिंग है, च्यूइंग है,
या सकिंग टाइप है, तो इनका माउथ जो होता है वो सकिंग टाइप होता है। नंबर थर्ड, माउथ में आपको जा दिखने को नहीं मिलेगा। दैट इज वाई, अगर आपको याद होगा, हमने क्लासिफिकेशन में इसको एग्नाथा में रखा था। एग्नाथा, एग्नाथा मीन्स जालेस वर्टेब्रेट्स, ऐसे वर्टेब्रेट्स जिनके माउथ में ये जबड़ा जो होता है, ये जा जो होता है, ये एब्सेंट रहता है। तो इसीलिए इनका जो माउथ होगा वो सकिंग टाइप होगा, वो च्यू नहीं कर पाएगा, वो कट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इनमें जा एब्सेंट है। तो इसलिए इनका माउथ कैसा है, विदाउट जाज, और माउथ सर्कुलर इन शेप है और सकिंग टाइप है। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर बात करेंगे हम बॉडी की। बॉडी कैसी है, तो इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी इलांगेटेड होती है, बॉडी इलांगेटेड होती है। अगर आप इनकी बॉडी को देखेंगे, आप इनकी बॉडी को यहां देख सकते हैं, इलांगेटेड लॉन्ग बॉडी है, प्लस बॉडी में क्या रहता है, प्लस 6 to 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 15 प्योर गिल स्लिट्स होती है, गिल स्लिट्स होती हैं। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, ये पेट्रोमाइजान है, ये पेट्रोमाइजान में अगर आप देखेंगे 1 2, यहां पे आप देख सकते हैं बच्चे 1 2 3 4 5 6 7, ये है बच्चे 7 पेयर्स ऑफ, 7 पेयर्स, क्योंकि एक साइड से 7 है, दूसरी साइड से भी 7 होगा, तो ये है 7 पेयर्स ऑफ, 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स। ये किस में दिखने को मिलता है, 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ये पेट्रोमाइजान में दिखने को मिलता है। लेकिन जब आप जनरल बात करेंगे, जब आप इन साइक्लोस्टोमेट्स की एज ए जनरल बात करेंगे, आप उनकी बॉडी में देखेंगे 5 से लेकर 15 तक आपको दिखने को मिलेगा, 5 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। लेकिन यहाँ पेट्रोमाइजान में आपको 7 दिखने को मिलता है, जो हमारी एनसीईआरटी की डायग्राम है। क्लियर? तो क्या लिखा हमने, elongated प्लस 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। यहां तक समझ आई बात। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी में ही हम एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे। जब आप इनकी बॉडी को देखेंगे बच्चे, इनकी बॉडी के ऊपर आपको स्केल्स नहीं दिखने को मिलेगा, स्केल्स एब्सेंट होती है। आप इनकी बॉडी के ऊपर एक बार देख सकते हैं, तो मैं लिखूंगा स्केल्स जो होती है, स्केल्स आर एब्सेंट, प्लस लिखूंगा मैं स्किन जो होता है, स्किन इज टफ, इनमें स्किन क्या होता है, टफ होता है, प्लस एक और कैरेक्टर लिखूंगा मैं, पियोर्ड फिन्स जो होती है, पियोर्ड फिन्स आर एब्सेंट, पियोर्ड फिन्स आर एब्सेंट। उसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करेंगे इनकी बॉडी की, नंबर 1 हमने कहा इनमें स्केल्स एब्सेंट होती है, स्किन स्केल्स के बगैर है। नंबर नेक्स्ट, स्किन जो होता है वो बहुत टफ होता है, हार्ड होता है। एंड नंबर थर्ड, पियोर्ड फिन्स आर एब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन देखेंगे, लिखा जाता है कि पियोर्ड फिन्स आर एब्सेंट। अगर पियोर्ड फिन्स एब्सेंट है, क्या उसका मतलब हुआ कि अनपियोर्ड जितनी भी फिन्स होंगी, अनपियोर्ड फिन्स जो होंगी, अनपियोर्ड फिन्स आर प्रेजेंट, अनपियोर्ड फिन्स आर प्रेजेंट। तो जब हम अनपियोर्ड फिन्स की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट रहती है। मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल, कौन कौन सा अनपियोर्ड फिन्स है जो इनमें प्रेजेंट होता है। तो बच्चे इनमें आपको दिखने को मिलेगा फर्स्ट डॉर्सल फिन, उसके बाद आपको दिखने को मिलेगा सेकंड डॉर्सल फिन, उसके बाद आपको दिखने को मिलेगा कॉर्डल फिन, कॉर्डल फिन। तो अब अगर आप एनसीईआरटी की वो वाली लाइन देखना चाहेंगे, तो इस लाइन में हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा बच्चे, अगर आप इस वाली फिन को देखेंगे, यहां से यहां तक मैं दिखाना चाहूंगा, यहां से यहां तक, तो ये वाली होती है फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट डॉर्सल फिन, दिस इज द फर्स्ट डॉर्सल फिन। अगर आप ये वाला देखेंगे, दिस वन इज द सेकेंड डॉर्सल फिन, सेकेंड डॉर्सल फिन। उसके बाद अगर आप यहां से देखेंगे, ये वाला फिन यहां तक, ये सारे का सारा कहलाएगा, ये वाला फिन होगा कॉर्डल फिन, दिस विल बी
कॉर्डल फिन, ये देखिएगा। और उसके बाद जो ये वाला है ये टेल कहलाएगा, दिस विल बी द टेल, ये इनका टेल रीजन होगा, दिस इज द टेल। तो कुल मिला के अगर आप इस साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी को देखेंगे आपको अनपेयर्ड फिन्स देखने को मिलेंगी, लेकिन पेयर्ड फिन्स इनमें एब्सेंट होती है। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि जो इनकी पेयर्ड फिन्स होती है वो पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होती है। जैसे हम अभी बात करेंगे उसके थोड़ी देर में कॉन्ट्रिक्थियस, ऑस्ट्रिक्थियस, उधर आपको पेयर्ड फिन्स, पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स वो आपको पेयर्ड मिलेंगी, लेकिन इधर आपको पेयर्ड फिन्स जो है वो टोटली एब्सेंट मिलेंगी। क्लियर। नंबर नेक्स्ट, एक और पॉइंट की बात करेंगे, नंबर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। उसके बाद अगर आप इनकी बॉडी का एंडोस्केलेटन देखेंगे या क्रेनियम देखेंगे वो टोटली कार्टिलेजिनस होता है। क्या होता है? कार्टिलेजिनस होता है। तो मैं यहां पे एक और पॉइंट ऐड करूंगा, मैं लिखूंगा क्रेनियम प्लस एंडोस्केलेटन जो होगा, एंडोस्केलेटन जो होगा वो क्या है? वो है कार्टिलेजिनस, वो है कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस मीन्स इनका जो एंडोस्केलेटन या क्रेनियम जो होगा, ये वाला खोपड़ी जो होती है, तो ये किसकी बनी होती है? ये कार्टिलेजिनस होती है। क्लियर। नंबर नेक्स्ट, ब्लड सर्कुलेशन, किस टाइप का ब्लड सर्कुलेशन इनमें दिखने को मिलता है? तो इनमें ब्लड सर्कुलेशन जो होगा वो क्लोज्ड टाइप होगा, क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इनमें किस टाइप का होगा? क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। क्योंकि बच्चे अगर आपको याद होगा हमने जब फाइलम कॉर्डेटा पढ़ा था उसमें हमने कार्डेट्स के कुछ कैरेक्टर्स पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि इनमें ब्लड सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का होता है। क्लियर। नंबर नेक्स्ट, एक और चीज जो हम इनमें डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो इनकी माइग्रेशन के रिलेटेड है। ये माइग्रेशन दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिएगा मैं ऐसे बनाता हूं, अगर आप देखेंगे बच्चे यहां देख लीजिएगा, मान के चलते हैं मैंने यहां पे इनका जो हैबिटेट बनाया, यहां पे इनका हैबिटेट कैसा होता है? इनका हैबिटेट जनरली मैरीन वाटर होता है ना। हमने बात करी इनका हैबिटेट कैसा होता है, वो मैरीन वाटर होता है। क्लियर। ध्यान से सुनेंगे। अब मान के चलो कि एक अडल्ट साइक्लोस्टोमेटा इधर रह रहा है, ये मान के चलो ये अडल्ट साइक्लोस्टोमेटा है। जब ये अडल्ट साइक्लोस्टोमेटा एग लेइंग के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो ये क्या करता है बच्चे? ये इस मैरीन वाटर से उठ के कहां की तरफ माइग्रेशन करना स्टार्ट करता है? बच्चे ये माइग्रेशन स्टार्ट करता है कहां की तरफ? फ्रेश वाटर की तरफ। मान के चलो दिस इज द फ्रेश वाटर, दिस इज द फ्रेश वाटर। तो ये क्या करेगा? ये यहां से होके माइग्रेशन दिखाएगा। ये अडल्ट मैरीन वाटर से कहां की तरफ माइग्रेशन करेगा? शाबाश, मैं लिखूंगा माइग्रेशन किस लिए? फॉर एग लेइंग, फॉर एग लेइंग। इसी एग लेइंग को हम स्पॉनिंग बोलते हैं। शाबाश। व्हाट इज स्पॉनिंग? स्पॉनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग लेइंग। जब एक फिश एग लेइंग करेगा या कोई भी वाटर में एग लेइंग करेगा तो उसको हम स्पॉनिंग बोलते हैं। तो अब ये मैरीन वाटर में रहने वाला जो हमारा ये साइक्लोस्टोमेटा है, ये एग लेइंग के लिए माइग्रेशन करेगा कहां की तरफ? फ्रेश वाटर में। शाबाश, क्या करेगा? स्पॉनिंग करेगा। मान के चलते हैं अब इसने यहां आके ये एग्स दे दिए, समझ लेना। मान के चलो दीज आर द एग्स, ये एग्स है जो इस अडल्ट ने यहां पे ले करे। तो इसका मतलब हुआ कि ये अडल्ट अब यहां आया, आप सुनेंगे ऐसा, ये अडल्ट इधर पहुंचा और इसने एग लेइंग यहां करी। क्लियर। अब जो ये एग होता है, एग बच्चे इसके बाद लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्स किस में कन्वर्ट होते हैं? लार्वे में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर। ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा और लार्वा इन टर्न कन्वर्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, लार्वा इन टर्न कन्वर्ट होता है, लार्वा इन टर्न कन्वर्ट होता है अडल्ट में। लार्वा इन टर्न किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अडल्ट में।
बच्चे द डेवलपमेंट ऑफ लार्वा इनटू द अडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। तो इसका मतलब हुआ कि जो एक अडल्ट साइक्लोस्टोमेटा अपने हैबिटेट मैरीन वाटर में रह रहा था, जब उसको एग लेइंग का टाइम आया, उसने माइग्रेशन की टुवर्ड्स द फ्रेश वाटर, एंड माइग्रेशन फॉर लेइंग एग्स इज नोन एज स्पॉनिंग, शाबाश, इज नोन एज स्पॉनिंग। और उसके बाद उसने स्पॉनिंग करी फ्रेश वाटर में, एग्स ले करे, एग से क्या प्रोड्यूस हुआ, लार्वा, लार्वा डेवलप हो गया, कन्वर्ट हो गया अडल्ट में थ्रू ए प्रोसेस नोन एज मेटामॉर्फोसिस। क्लियर, यहां तक आप देखेंगे। सॉरी। उसके बाद बच्चे इस अडल्ट का क्या होता है इस फ्रेश वाटर में, तो ये अडल्ट जो होता है ये इस फ्रेश वाटर में डेड हो जाता है, डाइज आफ्टर सम डेज, यानी स्पॉनिंग के कुछ दिनों के बाद ही ये अडल्ट इधर डाई होगा। और ये अडल्ट जो नया वाला अडल्ट होगा जो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू बन गया, अब ये क्या करेगा बच्चे, अब ये वापस फ्रेश वाटर से माइग्रेशन करेगा, कहां की तरफ, अपने नेचुरल हैबिटेट में, जो कौन सा है, जो मैरीन वाटर है। तो इसीलिए हमारी एनसीईआरटी लिखती है, जो मैं इधर नोट में लिखने जा रहा हूं वो ऐसा है, मैं लिखूंगा दीज माइग्रेट, यानी दीज साइक्लोस्टोमेटास माइग्रेट, they migrate to fresh water, they migrate to fresh water for spawning, spawning का मतलब क्या हुआ, egg laying, these migrate to fresh water for spawning, and the adult dies off after few days of spawning, after few days of spawning, यानी जो अडल्ट यहां पे अब एग लेइंग करेगा, अब वो एग लेइंग के बाद कुछ दिनों मर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एग्स जो होते हैं वो डेवलप किस में होते हैं, एग्स डेवलप इनटू लार्वे, वो लार्वे में डेवलप हो जाएगा, विच मेटामॉर्फोसिस into adults and returns to their habitat, तो इसका मतलब हुआ कि जो ये साइक्लोस्टोमेटास होते हैं ये नॉर्मली रहते तो मैरीन वाटर में है, उसके बाद जब ये टाइम ऑफ स्पॉनिंग आता है तो ये माइग्रेट करते हैं इस मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर में, जहां पे अडल्ट एग लेइंग करेगा। एग लेइंग के कुछ दिनों बाद ही ये अडल्ट जो होता है जिसने स्पॉनिंग की होगी ये डाई हो जाएगा, और उसके बाद एग्स लार्वा में फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद लार्वा में कन्वर्ट होगा, लार्वा इन टर्न किस में डेवलप होगा, अडल्ट में, थ्रू मेटामॉर्फोसिस, यानी वहां पे बॉडी की कुछ चेंजेस आ जाएंगी जिसमें वो अडल्ट जैसा बनेगा, और उसके बाद यही मेटामॉर्फोस होके यहां से वापस कहां आ जाएगा, मैरीन वाटर में। क्लियर, नंबर नेक्स्ट। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये कुछ कैरेक्टर्स थे हमारे साइक्लोस्टोमेटा के। नंबर नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल्स की बात करेंगे। अगर आप देखेंगे हमारी एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल्स को दिया हुआ है, तो जगह कम है बच्चे, तो मैं एग्जांपल्स को यहां लिखने की कोशिश करूंगा। आप देखिएगा एग्जांपल्स को मैं यहां पे लिखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर आप एग्जांपल्स की बात करेंगे तो हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है, मैं एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं, एग्जांपल्स, तो हमारी एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल पेट्रोमाइजन को दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है पेट्रोमाइजन। दूसरा जो है वो है एक है बच्चे पेट्रोमाइजन, शाबाश, एक सेकंड बच्चे, हाँ बच्चे,
तो बात कर रहे थे हम एग्जाम्पल्स की। पेट्रोमाइजान एक था और दूसरा था मिक्जीन। दूसरी एग्जाम्पल कौन सी है? मिक्जीन। पेट्रोमाइजान जो है उसको हम लेप्रे बोलते हैं, कॉमनली नोन एज लेप्रे। एंड मिक्जीन जो है बच्चे उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? उसको हम कॉमनली हैग फिश बोलते हैं, कॉमनली नोन एज हैग फिश। तो अगर आप एनसीईआरटी की ये वाली डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम है हमारे पेट्रोमाइजान की, विच इज कॉमनली नोन एज लेप्रे। बात समझ आ रही ना? तो दो एग्जांपल्स हैं, पेट्रोमाइजान कॉमनली नोन एज लेप्रे एंड मिक्जीन कॉमनली नोन एज हैगफिश। तो कुल मिला के ये सारे कैरेक्टर्स जो है, अगर आपको यहाँ पे मोटे मोटे कैरेक्टर्स याद रखने पड़े तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टर्स को ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहला जो है इनमें मेन कैरेक्टर जो है ये एक्टोपैरासाइट्स ऑफ सम फिशेस है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगा। नंबर सेकंड, इनका माउथ जो होता है वो सर्कुलर है, ये भी तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, माउथ जो है ये सर्कुलर है। नंबर नेक्स्ट, इनमें जो गिल्स होती है, प्योर गिल स्लिट्स होती हैं, 6 to 15 होती है, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसके बाद इनकी बॉडी के ऊपर प्योर फिन्स एब्सेंट है, जिसका मतलब है अनप्योर जो फिन्स होती हैं वो प्रेजेंट रहेंगी। क्लियर? और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो इनमें वो ये है कि ये माइग्रेशन दिखाती है फ्रॉम मैरीन वाटर टू, शाबाश, कहां की तरफ? टू फ्रेश वाटर फॉर द पर्पस ऑफ एग लेइंग विच इज नोन एज स्पॉनिंग, विच इज नोन एज स्पॉनिंग। और उसके बाद दो एग्जांपल्स, पेट्रोमाइजान एंड मिक्जीन। बात समझ आ रही है? तो बच्चे ये था हमारा पहला क्लास वोटा बेटा में जो है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट स्लाइड, और अब हम दूसरे क्लास की बात करेंगे, दैट इज क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है बच्चे वोटा बेटा का। तो अगेन बात करेंगे कॉन्ड्रिक्थीज। तो नाम जो है बच्चे कॉन्ड्रिक्थीज का अगर आप देखेंगे, कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज। एंड इक्थीज का मतलब होता है फिशेस, इक्थीज का मतलब होता है फिशेस। क्या मैं लिख सकता हूं बच्चे कॉन्ड्रिक्थीज जो है, दीज आर कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस का मतलब क्या हुआ? दैट इज देयर एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, इज कार्टिलेजिनस। कि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो क्या है? वो कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेज का बना हुआ है। क्लियर? तो ये है क्लास कॉन्ड्रिक्थीज का जो नाम है। कॉन्ड्रिक्थीज क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये ऐसी फिशेस होती है जिनकी बॉडी के अंदर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। नंबर नेक्स्ट, हैबिटेट। जब हम हैबिटेट की बात करेंगे तो इनका हैबिटेट जो होता है वो मैरीन होता है, दे आर मैरीन इन नेचर। इनका हैबिटेट क्या है? वो है मैरीन वाटर, और ये वहां मैरीन वाटर के अंदर रहते हैं, दैट इज व्हाई इनका हैबिटेट क्या है? मैरीन है। नंबर नेक्स्ट, बॉडी कैसी है? तो अगर आप बॉडी देखेंगे, इनकी बॉडी जो है, बॉडी इज स्ट्रीमलाइनड, बॉडी इज स्ट्रीमलाइनड, बॉडी इज स्ट्रीमलाइनड। स्ट्रीमलाइनड बॉडी का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। स्ट्रीमलाइनड का मतलब हुआ, अगर आप इस पेन को देखेंगे, आप इस पेन को देखिएगा, इस ये बॉडी जो है, ये पेन जो है, ये आगे जाके कोन शेप्ड है, कोन शेप्ड। तो अब अगर यही एनिमल, यही फिश पानी के अंदर जा रही है तो आगे आपको वाटर मिलेगा तो फ्रिक्शन हो सकता है, फ्रिक्शन होगा। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन विद द वाटर, इन फिशेस की बॉडी जो होती है वो आगे जो होती है टेपरिंग होती है, एक एरोप्लेन की तरह होती है, टेपरिंग होती है आगे, ताकि जब ये पानी के अंदर ऐसे चले तो पानी का जो बहाव होता है वो इसके साथ टक्कर खाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन होगा और चलने में रिटार्ड करेगा, चलने में ये कुछ प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए होता क्या है, इन फिशेस की जो बॉडी होती है आगे वो कोन शेप्ड होती है, ताकि पानी के थ्रू आराम से चला जाए और वाटर का जो फ्रिक्शन होगा उसको कम किया जाए। इसी पैटर्न ऑफ बॉडी को बोला जाता है स्ट्रीमलाइनड बॉडी। क्या बोला जाता है? स्ट्रीमलाइनड बॉडी। बात समझ आ रही ना? तो मैं लिखूंगा बच्चे, बॉडी इज स्ट्रीमलाइनड प्लस विथ कार्टिलेजिनस
with cartilaginous endoskeleton, with cartilaginous endoskeleton। अगर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है तभी तो इनको नाम क्या दिया गया, हेनस नोन एज, इसलिए नाम क्या दिया गया, हेनस नोन एज कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज मीन्स ऐसी फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन किसका बना है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर। अगर हम देखेंगे इनका जो माउथ होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा नंबर नेक्स्ट। माउथ की बात करेंगे तो यहां जो माउथ होता है, यहां माउथ जो होता है वो वेंट्रल होता है, माउथ इज वेंट्रल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनके बारे में पूछा जाता है कि इनका माउथ जो है वो कैसा है, इनका माउथ वेंट्रल होता है। अगर आप यहां पे भी इस डॉग फिश को देखेंगे, स्कोलियोडॉन को देखेंगे, आप देखिएगा बच्चे इसका माउथ यहां है, ये इसका माउथ है, ये दिस इज द माउथ। बाकी आप बॉडी देखो बच्चे, यहां से यहां है लेकिन माउथ इस बॉडी के नीचे है। अगर मान के चलिएगा माउथ जैसे हमारे पास है, कुछ फिशेस में जब हम आगे पढ़ेंगे माउथ एंड पे होता है टर्मिनल माउथ, लेकिन अगर माउथ नीचे हो इस तरीके से, आप देखिएगा इस तरीके से माउथ होगा बॉडी के वेंट्रल साइड से, तो हम कहेंगे इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनका माउथ कैसा होता है, इनका माउथ वेंट्रल होता है। बात समझ आ रही ना। नंबर नेक्स्ट। उसके बाद यहीं पे कुछ और दो चीजें हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे मूव करेंगे। तो बॉडी में ही मैं नेक्स्ट कैरेक्टर लिखूंगा, जो बॉडी होती है, बॉडी इज कवर्ड बाय placoid scales, covered by placoid scales। बहुत इंपॉर्टेंट, बॉडी इज कवर्ड बाय प्लेकोइड सिकेल्स। अब ये प्लेकोइड सिकेल होती कैसी है, तो यहां पे मैं बनाना चाहूंगा प्लेकोइड सिकेल को समझाने के लिए। ये देखिएगा, ये एक प्लेकोइड सिकेल होती है, ये प्लेकोइड सिकेल्स होती है। देखो ये प्लेकोइड सिकेल है, इसको हम नाम देते हैं इस स्ट्रक्चर को लेटरल सुपाइन, इस वाले को हम नाम देते हैं मीडियन सुपाइन, ये भी हो गया लेटरल सुपाइन, और इस वाले को हम नाम देते हैं बेसल रोहम्बाइडल प्लेट, बेसल रोहम्बाइडल प्लेट। तो ये एक स्केल होती है जो इनकी बॉडी के ऊपर होती है, और इन्हीं स्केल्स को, बहुत सारी मल्टीपल स्केल्स होती हैं, और इन्हीं स्केल्स का नाम हम क्या देते हैं, प्लेकोइड स्केल्स। क्लियर। तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या होती है, प्लेकोइड स्केल्स। प्लस में एक और कैरेक्टर लिखूंगा कि जो इनके टीथ होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। टीथ क्या होते हैं, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स। शाबाश। इनके जो टीथ होते हैं, जो इनके माउथ में टीथ होते हैं बच्चे, वो टीथ असल में यही प्लेकोइड स्केल्स मॉडिफाई हुए होते हैं, और उन्हीं को टीथ बोला जाता है। और टीथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो टीथ आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, बैकवर्डली डायरेक्टेड। बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ का मतलब होता है, अगर आप एक टीथ मान के चलिएगा, दिस इज ए टीथ, हाथ को आप मान के चलो ये टीथ है, तो इनकी बकल कैविटी में या माउथ में टीथ ऐसे रहता है इस डायरेक्शन में, ताकि वो कट करने में ज्यादा मदद करे। बैकवर्डली डायरेक्टेड पीछे की तरफ टीथ होता है, ठीक है ना। तो इनका टीथ क्या होता है, बैकवर्डली डायरेक्टेड। और एक कैरेक्टर की बात करूंगा मैं,
इनमें जाज जो होती है, जाज आर पावरफुल, जाज आर वेरी पावरफुल, कि इनके जो जबड़े होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, दे आर प्रेडेशियस, इसलिए वो क्या होते हैं, दे आर प्रेडेशियस। प्रेडेशियस का मतलब होता है ये शिकार करता है ना, शाबाश। प्रेडेशियस का मतलब क्या हो बच्चों, कि ये शिकार करता है। क्यों? क्योंकि इनके जो जाज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से ये शिकार करने में इनको इजी होता है। तो दैट इज वाई इनके जो जबड़े होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से ये शिकार करते हैं। तो हेंस नोन एज प्रेडेशियस इन नेचर। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं इनके बॉडी के बारे में। क्लियर? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर नोटोकार की बात करेंगे। तो बच्चों जब हम नोटोकार की बात करते हैं, हमारी एनसीईआरटी ने एक चीज लिखी है, आप देखिएगा। एनसीईआरटी नोटोकार के बारे में क्या लिखती है वो इंपॉर्टेंट है। ये लिखती है कि नोटोकार जो है दैट परसिस्ट्स थ्रू आउट द लाइफ, परसिस्ट्स थ्रू आउट द लाइफ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है कि इनका जो नोटो कार्ड है वो नोटो कार्ड इनमें परसिस्ट करेगा। शाबाश, नोटो कार्ड क्या करेगा, परसिस्ट करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिएगा, तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि नोटो कार्ड जो है वो परसिस्ट करेगा थ्रू आउट द लाइफ। देखो बच्चों, अगर आपको याद होगा फाइलम कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा को हमने 3 सब फाइलाज में डिवाइड करा था। सब फाइलम यूरोकार्डेटा और ट्यूनिकेटा, जिनमें नोटोकॉर्ड लार्वा के टेल में रहता था। सेफलोकार्डेटा, जहां पे नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक रहता था और परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ रहता था, उनमें कभी वर्टेबल कॉलम नहीं बनता था। लेकिन वटा बेटा तीसरा सब फाइलम था जहां पे नोटोकॉर्ड अडल्ट में कन्वर्ट होता है इनटू वर्टेबल कॉलम। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्ड्रिक्टीज कार्टिलेजिनस फिशेस, तो ये वटा बेटा में आते हैं ना, ये सब फाइलम वटा बेटा में आते हैं। अगर ये वटा बेटा में आते हैं तो इट मींस इनमें वर्टेबल कॉलम होगा, दैट मींस इनका नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हुआ होगा वर्टेबल कॉलम में। तो फिर एनसीईआरटी क्यों लिखती है कि नोटोकॉर्ड परसिस्ट्स थ्रू आउट द लाइफ? अगर नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ करेगा फिर तो ये वटा बेटा में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बोला था ऑल वर्टेब्रेट्स आर कार्डेट्स बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स, कि वर्टेब्रेट्स में नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हुआ होता है वर्टेबल कॉलम में। लेकिन एनसीईआरटी क्यों लिखती है इनका नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ करता है? तो असल में बच्चों जो जोल है, जो कहानी है वो यूं है कि जितने भी हमारे कॉन्ड्रिक्टीज है, कार्टिलेजिनस फिशेस है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे कार्टिलेजिनस फिशेस है, कॉन्ड्रिक्टीज है, उनमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कन्वर्ट होता है इनटू ए कार्टिलेजिनस वर्टेबल कॉलम। याद रखिएगा, क्या बोला मैंने, कॉन्ड्रिक्टीज में नोटोकॉर्ड कन्वर्ट होगा किसमें, कार्टिलेजिनस वर्टेबल कॉलम में, एक्सेप्ट ए सब क्लास। इनमें एक ग्रुप ऑफ कॉन्ड्रिक्टीज है जिसको हम बोलते हैं सब क्लास होलोसेफेली। होलोसेफेली एक ऐसा ग्रुप है कॉन्ड्रिक्टीज में जिनमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट करेगा थ्रू आउट द लाइफ। तो इसीलिए हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है नोटोकॉर्ड परसिस्ट्स थ्रू आउट द लाइफ। तो इसको मैं यहां पे बच्चे नोट पॉइंट के थ्रू लिखूंगा, आप देखिएगा मैं नोट पॉइंट में ऐड इसको करूंगा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। मैं लिखूंगा, यहां पे मैं ऐड करूंगा, मैं लिखूंगा इन कॉन्ड्रिक्टीज, in chondrichthyes notochord is replaced by a cartilaginous vertebral column एक्सेप्ट किनके बगैर, एक्सेप्ट सब क्लास होलोसेफेली। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉन्ड्रिक्टीज में भी
नोटोकॉर्ड कन्वर्ट होता है वर्टेब्रल कॉलम में, लेकिन इनका एक सब क्लास है जिसका नाम है होलोसेफली, जिनमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नंबर नेक्स्ट, गिल स्लिट्स की बात करेंगे। देखिएगा, गिल स्लिट्स की बात करेंगे। नंबर नेक्स्ट, जब हम गिल स्लिट्स की बात करते हैं तो यहां पे मैं लिखूंगा गिल स्लिट्स के बारे में। चलो, गिल स्लिट्स के बारे में यहां पे बात होगी। इनके जो गिल स्लिट्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, गिल स्लिट्स जो प्योर गिल स्लिट्स होते हैं वो बच्चे आप देखेंगे वो नेकेड होते हैं, यानी गिल स्लिट्स के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है, जिसको हम ओपर्क्यूलम पढ़ेंगे बोनी फिशेस में। यानी गिल स्लिट्स जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं और विदाउट एनी कवरिंग या ओपर्क्यूलम होते हैं। मैं लिखूंगा यहां पे गिल स्लिट्स जो होती है, गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, gill slits are separated and without covering, जिसको हम बोलते हैं ओपर्क्यूलम। यानी जो गिल स्लिट्स, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहां होंगी, अगर आप देखेंगे यहां पे स्कोलियोडॉन भी बना हुआ है, ये पेयर्ड गिल स्लिट्स ऐसे, ये देखिएगा। लेकिन गिल स्लिट्स बाहर से आपको दिखेंगी अलग अलग होंगी, एक दूसरे से अलग अलग होंगी, सेपरेटेड होंगी, लेकिन इनके ऊपर कोई भी कवर ये गिल कवर नहीं होगा, ओपर्क्यूलम नहीं होगा, जो जनरली बोनी फिशेस में दिखने को मिलता है। क्लियर। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, स्किन के बारे में कुछ बात करेंगे। इनका जो स्किन होता है, तो स्किन के बारे में मैं लिखूंगा स्किन बहुत टफ होता है, या कलर में चेंज करूंगा, स्किन जो होता है वो बहुत टफ होता है, स्किन होता है टफ, तो मैं लिखूंगा स्किन कैसा होगा, मैं लिखूंगा स्किन टफ होगा, प्लस इसमें क्या होंगे, कवर्ड विथ प्लेकोइड स्केल्स, तो स्किन जो होता है इनका ये बहुत टफ होता है और इसके ऊपर प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। नंबर नेक्स्ट, आयर ब्लेडर की बात करेंगे। क्या आयर ब्लेडर इनमें प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? तो आयर ब्लेडर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फिशेस में दिखने को मिलता है और जो फिशेस को बायोन्सी देता है, पानी के अंदर बायोन्सी देता है। तो क्या इनमें प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? तो बच्चे इनमें आयर ब्लेडर एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। अगर आयर ब्लेडर एब्सेंट है फिर तो ये फिश जो है ये सिंक भी हो सकती है पानी के अंदर, ये डूब जा सकती है पानी के अंदर। तो इसलिए कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती है इनमें अगर आयर ब्लेडर एब्सेंट है लेकिन ये तब भी नहीं डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे ऑलवेज रिमेन इन द कंटिन्यूअस लोकोमोशन, वो हमेशा चलते रहते हैं, इन द मूवमेंट रहते हैं। दैट इज वाई अगर वो हाल्ट हो जाएंगे, अगर वो रुकेंगे तो आयर ब्लेडर के एब्सेंट होने की वजह से वो सिंक हो सकती है। इसलिए लिखूंगा मैं आयर ब्लेडर एब्सेंट, मैं लिखूंगा दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग to avoid sinking, तो डूबने से वो कैसे बचते हैं कि वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं। बात समझ आ रही ना? वो कंटिन्यूअसली वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। नंबर नेक्स्ट, हार्ट की बात करेंगे। तो इनका हार्ट कैसा है? तो इनका जो हार्ट होता है, इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, जिसमें एक आरिकल होगा, और जिसमें दूसरा वेंट्रिकल होगा। एक आरिकल होगा और बच्चों दूसरा कौन सा होगा? वेंट्रिकल होगा। नंबर नेक्स्ट पॉइंट यहां आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, These are cold-blooded animals, जिनको हम एक और नाम देते हैं पाइकिलोथर्मस एनिमल्स।
पाइकिलोथर्मस। पाइकिलोथर्मस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं विच आर अनएबल टू मेंटेन a constant body temperature, इसका मतलब हुआ कि पाइकिलोथर्मस ऐसे एनिमल्स होंगे जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो गया कम हो गया वो अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम पाइकिलोथर्मस और कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। और जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, जब भी हमें सर्दी फील होती है तो हम गर्म कपड़े लगाते हैं, जब गर्मी फील होती है तो हम कॉटन के कपड़े लगाते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर सच एनिमल्स आर नोन एज होम्योथर्मस, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। लेकिन जब हम इन कॉन्ट्रिक चीज की बात करते हैं तो इनकी बॉडी में जब आप देखेंगे क्या होता है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद बच्चे हमारा रिप्रोडक्शन रहता है इसमें, और बाकी हम इसको आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए बच्चे इजाजत दीजिएगा, सी यू।